जब मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो यकीन करे कि मैं खुद अपने आप को न पहचान सका। गुल खान मेरी तरफ गर्दन टेढ़ी करके देख रहा था। दोस्त, तुम तो सचमुच बिल्कुल सिख लगते हो, पहचाने नहीं जाते। लेकिन एक बात है। वो क्या? गुल खान ने हंसकर कहा, तुम्हारे खतने हो चुके हैं, उसका क्या करोगे? मैंने कहा, फिक्र ना करो, उसका वक्त नहीं आने दूंगा। मैंने सारा लिबास उतार दिया और अपने कपड़े पहन लिए। गुल खान थर्मस में चाय लाया था। उसने मुझे 5,000 रुपए भी, जो नोटों की शक्ल में थे, दे दिए, जो मैंने बटवे में संभाल कर रख लिए। जाने के दौरान उसने मुझसे पूछा कि मेरा कमांडो मिशन कब और कहां से शुरू होगा। मैंने बड़े इत्मीनान के साथ चाय का घूंट पिया और प्याली रखते हुए कहा, गुल खान, पहली बात तो यह है कि इस मिशन में तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। अच्छा, हाँ, मैंने पुरजमात लहजे में कहा, बल्कि तुम्हें अपने साथ किसी और नौजवान को भी ले जाना होगा। तुम दोनों मेरे कमांडो मिशन के पहले मरहले में मेरी मदद करोगे। तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा काम 2 दिन का होगा। उसके बाद तुम दिल्ली वापस आ जाओगे। आगे सारा काम मेरा होगा। लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें रेवाड़ी पहुंचने के बाद बताऊंगा। क्या हमें रेवाड़ी जाना है? हाँ, मगर अपने साथ तुम जिस नौजवान को लेकर जाओगे वो अपना आदमी होना चाहिए। गुल खान कहने लगा, जाहिर है अपना ही आदमी होगा, दूसरे आदमी का तो यहाँ कोई काम नहीं। मैंने गुल खान को समझा दिया कि उन्हें इस किस्म का हुलिया बनाना होगा जिस किस्म का हुलिया इलाके के ओबाश किस्म के नौजवानों का होता है, और उन्हें अपने साथ एक पिस्तौल रखना होगा जो खाली होगा। जैसे जैसे मैं अपने मंसूबे को बताता जाता था, गुल खान की हैरत में इजाफा होता जा रहा था। लेकिन मैं उसे असल प्रोग्राम अभी नहीं बताना चाहता था। वो बोला, हम कब रेवाड़ी के लिए रवाना होंगे? मैंने कहा, पहले मैं अकेला जाऊंगा। वहां से मैं तुम्हें 2 लफ्जी खत लिखूंगा कि यहाँ प्लास्टिक के कारोबार की काफी गुंजाइश है, आप आ जाएं। ये खत मिलते ही तुम दोनों रेवाड़ी मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जाओगे। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और मैं क्या करने वाला। मैंने अपना एक सिख नाम भी सोच लिया था। जब इस बारे में गुल खान ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, मैंने अपना नाम जसवंत सिंह सोढ़ी रखा है। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ और अब भी आपको बताता चलूं। एक गुल खान हमारा दिल्ली में मास्टर स्पाई था। ये मजबूत जिस्म वाला कमांडो टाइप आदमी था। पहलवानी भी करता था। उसने होशंगाबाद के जंगल में मर्द मुजाहिद से बाकायदा कमांडो ट्रेनिंग ली हुई थी। अगरचे वो कमांडो मिशन पर कभी कभार ही कश्मीर के महाज पर गया था। वो हाई एक्सप्लोसिव्स का माहिर था और केमिस्ट्री में उसने MA किया हुआ था। उसका असली नाम गुल खान नहीं था, ये उसका फर्जी नाम है। वो किसी दूसरे मुल्क का जासूस नहीं था। वो इंडिया का बाशिंदा था, इंडिया का शहरी था। मुसलमान होने के नाते वो भारत में मुसलमानों के जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए और कश्मीर में मजलूम कश्मीरी कुफ्फार के जुल्म सितम के खिलाफ जो जंग लड़ रहे थे, उनकी आज़ादी और हक़ खुद इख्तियारी का हामी था। पाकिस्तान से उसे ज़बरदस्त मोहब्बत थी कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान में उसके दीनी भाई रहते हैं और भारत की हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, ये गुल खान भी दूसरे भारतीय मुसलमानों की तरह हरगिज नहीं देख सकता था। मैंने उसी रात गुल खान से सारे मामला तय कर लिए और कहा कि वो ये भी मालूम करके लाए कि दिल्ली से रेवाड़ी जाने वाली गाड़ी किस वक्त चलती है। गुल खान रात को जल्दी चला गया। दूसरे रोज वो रात को आया। वो सारी मालूमात लेकर आया था। कहने लगा, दिल्ली से रेवाड़ी की जानिब दिन में 3-4 गाड़ियां जाती हैं, जिनमें पैसेंजर ट्रेनें भी हैं और एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं। रेवाड़ी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। ये दिल्ली से जयपुर जाने वाली लाइन पर ही है। दिल्ली से आगे इस लाइन पर गुड़गांव बड़ा स्टेशन आता है, उसके बाद फर्रुखनगर आता है, फिर पटांदी और उसके बाद रेवाड़ी आ जाता है। एक्सप्रेस ट्रेन पर यह 1.5-2 घंटे का सफर है। मैंने गुल खान से पूछा कि सुबह सुबह कौन सी गाड़ी जाती है। मालूम हुआ कि एक गाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए तैयार होकर सुबह अजानों के वक्त चलती है। ये गाड़ी मेरे लिए मुनासिब थी। इसकी वजह यह थी कि मैं मुंह अंधेरे दिल्ली के स्टेशन से निकल जाऊंगा। चुनाचे मैंने दूसरे दिन मुंह अंधेरे ये गाड़ी पकड़ने का फैसला कर लिया। गुल खान ने कहा, मैं आज की रात तुम्हारे पास ही रहूंगा। वो रात को मेरे पास उसी वीरान से कमरे में रहा। रात हम जल्दी सो गए। सुबह पौ फटने के वक्त मेरी आंख खुल गई। गुल खान को जगाया। मुझे कोई नकली दाढ़ी मूछ तो लगाई नहीं थी। मेरी सिखों वाली दाढ़ी मूछ पहले ही से तैयार थी। मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया और पतलून कमीज पहनकर सर पर सिखों वाली पगड़ी बालों का जूड़ा बनाकर अच्छी तरह से उसके ऊपर जमा ली। पगड़ी ने मेरे दोनों कान थाम दिए। गुल खान ने मुझे अपनी कलाई की घड़ी दे दी। करेंसी नोट वाला बटवा मैंने कोट की बजाय पतलून की जेब में रख लिया, जो बटन लगाने से बंद हो जाती थी। वैसे भी मैं एक कमांडो था, मेरी जेब इतनी आसानी से नहीं कट सकती थी। गुल खान ने मुझे बताया था कि राजस्थान में दिन के वक्त आजकल गुलाबी मौसम रहता है, मगर रात को ठंड हो जाती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा गर्म कपड़े की पतलून और कोट नहीं खरीदा। मेरे पास च्युइंगम टैबलेट की शक्ल में जो 6 टाइम बम थे, वो मैंने पहले सोचा कि गुल खान को दे दूं, फिर कुछ सोचकर उनको अपने पास ही रख लिया। हमने निजामुद्दीन औलिया के मज़ार शरीफ के चौक में आकर एक मोटर रिक्शा लिया और स्टेशन पर पहुंच गए। मुंह अंधेरे का वक्त था। सड़क की बत्तियां अभी रोशन थीं। स्टेशन पर पहुंचे तो जयपुर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लग चुकी थी। डिब्बों में मुसाफिर सवार थे। काफी रश था।
हम वहीं प्लेटफॉर्म पर टी स्टॉल के काउंटर पर खड़े होकर नाश्ता करने लगे। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गया। बुलखान ने खिड़की के पास आकर आहिस्ता से कहा, मोहतात रहना, मुझे तुम्हारी तरफ से उस वक्त तक फिक्र रहेगी जब तक तुम्हारा खत नहीं मिलता। मैंने आहिस्ता से हाथ निकाल कर गुल खान से मुसाफा किया और कहा, गुल भाई, अब मैं जानूं और मेरा काम, तुम जाओ। गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी। गुल खान चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद गाड़ी जयपुर की तरफ रवाना हो गई। जिस वक्त मैं रिवाड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरा, दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। रिवाड़ी का स्टेशन ऐसा ही था जैसे छोटे शहरों के स्टेशन होते हैं। सबसे पहले मैंने इस बात का जायजा लिया कि वहां पुलिस के सिपाही कितने हैं और कहां पर हैं। वहां 3 सिपाही थे और ये रेलवे पुलिस के सिपाही थे। मैं उनके सामने से होकर गुजर गया। किसी ने मेरी तरफ ध्यान न दिया। वहां कई दूसरे सिख मुसाफिर ट्रेन से उतरे थे। मैं भी एक सिख नौजवान के हुलिये में था। स्टेशन के बाहर साइकिल, रिक्शे और तांगे खड़े थे। दूर एक पुरानी सी टैक्सी पर नजर पड़ी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। टैक्सी ड्राइवर मुझे अपनी तरफ आता देखकर बीड़ी फेंक कर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आया। आइए सरदार जी, किधर चलना है? बैठिए, मैं पहुंचा देता हूँ। उसने माथे पर लाल तिलक लगा रखा था। रिवाड़ी में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। स्टेशन के बाहर मुझे सामने 2-3 मंदिरों के अक्स नजर आए थे। मैं टैक्सी में बैठ गया और उसे सिखों वाले पंजाबी लहजे में कहा, चल यार। उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। सरदार जी, किस तरफ चलेंगे? मैंने कहा, बादशाह, तुम्हारे शहर की सैर करने आए हैं। किसी होटल वोटल में ले चलो, जहाँ कोई माल पानी भी मिल जाए और रात भी कट जाए। टैक्सी ड्राइवर नौजवान लड़का था। मेरी तरफ उसने गर्दन मोड़ कर दी था और आंखें चपकाते हुए मानी फेज मुस्कुराहट के साथ बोला, बादशाह, फिक्र न करो। टैक्सी रिवाड़ी के छोटे छोटे बाजारों में से गुजरने के बाद एक खुशाला सड़क पर आ गई। उसकी एक जानिब सब्जियों तरकारियों के खेत थे, दूसरी जानिब आबादी थी। दिन के वक्त सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। हिंदू लोग धोतिया बांधे गुजर रहे थे। मोटर गाड़ी एक भी अभी तक नजर नहीं आई थी। टैक्सी आबादी की एक कुशादा सड़क की तरफ घूमी तो मुझे किसी मंदिर में बजती घंटियों की आवाज सुनाई दी। टैक्सी एक दरमियाने दर्जे की 2 मंजिला इमारत के सामने जाकर रुक गई, जिसकी पेशानी पर हिंदी जबान में राम जी विष्णु होटल का बोर्ड लगा था। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं हिंदी और गुजराती जबानें भी पढ़ लेता था और गुजराती जबान तो थोड़ी थोड़ी बोल भी लेता था। मुझे अहमदाबाद में रहकर इसका काफी मुहावरा हो गया था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, ओ ये तो विष्णु होटल है, यहाँ क्या माल पानी मिलेगा? यहाँ तो गोश्त की एक बोटी भी नहीं मिलेगी। ड्राइवर ने घूमकर मेरी तरफ पिछली सीट पर देखा और आंख मारकर कहा, सरदार जी, बस ये सिर्फ नाम का ही विष्णु होटल है, यहाँ सब कुछ मिलता है। आइए मेरे साथ, इसका मैनेजर मेरा वाकिफ है। मैं ये सारी हरकतें और अपने आप को ओबाश किस्म का सिख जाहिर करने का ड्रामा जानबूझकर खेल रहा था। ये मेरे कमांडो मिशन का बड़ा अहम मरहला था। वो मुझे होटल के मैनेजर के पास ले गया, जो एक काले रंग का दुबला पतला आदमी था। सर पर गांधी कैप बल्कि कांग्रेसी टोपी पहनी हुई थी। छोटे से काउंटर पर एक तरफ लोबान सुलग रहा था। माथे पर विष्णु का तिलक लगा था। पीछे कृष्ण की तस्वीर लटक रही थी। हमें आता देखकर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और हाथ बांध कर नमस्कार किया। ड्राइवर ने भी नमस्कार किया और कहा, गोपाल जी, हमारे सरदार जी दिल्ली से रेवाड़ी की सैर करने आए हैं, कुछ दिन आपके होटल में रहेंगे। गोपाल इस होटल का मैनेजर या मालिक का नाम था जो मेरे सामने मौजूद था। उसने मेरी तरफ देखा और बड़े इंकिसार के साथ कहा, सरदार जी, आपको हमारे होटल में हर तरह का आराम मिलेगा। आपका सामान कहाँ है? मैंने अपना सिखों वाला पंजाबी में उर्दू बोलने का लहजा बरकरार रखते हुए कहा, ओए, अपना कोई सामान नहीं है। हम इधर मकान बनाने नहीं आया, सैर के वास्ते आए हैं। जहाँ एक गुरुद्वारा है उसके भी दर्शन करने हैं। बताओ, कोई अच्छा सा कमरा खाली है? गुसल खाना साथ होना चाहिए। वो हमें होटल की पहली मंजिल में ही पीछे की जानिब एक कमरे में ले गया। कमरा बस गनीमत था। मुझे कमरे की अच्छाई बुराई से कोई वास्ता नहीं था। मुझे तो वहाँ कुछ दिन गुजारने थे। मैंने यूं ही कमरे के नक्श निकालने शुरू कर दिए। होटल का मैनेजर घबरा सा गया और कहने लगा, सरदार जी, आप जो कहेंगे हम यहाँ ला कर रख देंगे। मैं नया पलंग अभी भिजवा देता हूँ। भगवान की दया से आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। 20 रुपए कमरे का 24 घंटे का किराया था। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकाल कर मैनेजर के हवाले दिया। अब ये रखो, ज्यादा देर ठहरना हुआ तो और पैसे दे दूंगा। क्यों ओए, अब तो खुश हो ना? मैनेजर नोट लेकर खुश हुआ। काउंटर पर आकर मैंने रजिस्टर में अपना नाम जसवंत सिंह सोढ़ी लिखवाया और दिल्ली का गलत सलत पता लिखवा दिया। मैंने टैक्सी ड्राइवर को भी 50 रुपए दिए तो उसकी बातें खिल गईं। कहने लगा, सरदार जी, मुझे हुक्म करें मैं कब यहाँ आऊं? आप गुरुद्वारे किस वक्त जाएंगे? मैं सारे शहर की आपको सैर करवाऊंगा। मैंने कहा, 1 घंटे बाद आ जाना, अभी मैं कुछ देर आराम करूंगा। टैक्सी ड्राइवर खुश खुश चला गया। मैं कमरे में आ गया। मेरे पास एक छोटा अटैची केस था जिसमें मेरी 2-3 कमीजें, 2 बनियाने और कंघी, टूथब्रश, साबुन, तौलिया वगैरह रखा हुआ था। मैंने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखा। दूसरी तरफ खेत थे। खेतों में दूर एक ट्रैक्टर चल रहा था। 1 घंटे बाद टैक्सी ड्राइवर आ गया। मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया।
उसे मजीद 50 रुपए दिए और ओबाश आदमी का किरदार अदा करते हुए सिखों के लहजे में कहा, देखोए, मुझे कोई घटिया किस्म का तमाशबीन न समझना। दिल्ली कानपुर की ऊंची से ऊंची गाने वालियां मेरी दोस्त है। मुझे ये बताओ कि रेवाड़ी में कोई ऊंचे दर्जे की गाने वाली भी है? अगर है तो ठीक है, वरना मैं वापस दिल्ली जाता हूँ। ड्राइवर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सरदार जी महाराज, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप बड़े ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी हैं। आप फिक्र ही ना करें, ऐसा हीरा दिखाऊंगा कि दिल्ली कानपुर में भी ना देखा होगा। कौन है वो? मैंने पूछा। ड्राइवर बोला, महाराज वैसे तो रेवाड़ी में गाने वालियों का कोई बाजार नहीं, लेकिन ये औरतें अपने अपने घरों में नाच गाने का धंधा करती हैं। सरकार को मालूम है, मगर सरकार ने इनको धंधा करने का लाइसेंस दे रखा है। मैंने उसे पंजाबी में गाली देकर कहा, ओए असल बात कर, कौन है ऊंचे दर्जे की गाने वाली जिसका तू इतना बयान कर रहा है? टैक्सी ड्राइवर ने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली, फिर जल्दी से जेब में रख ली। वो जानता था कि सिख तंबाकू नहीं पीते और मेरे सामने उसे सिगरेट का पैकेट नहीं निकालना चाहिए था। कहने लगा, सरदार जी महाराज, एक बड़ी खानदानी औरत है, रात को 2 घंटे धंधा करती है, अभी सिर्फ नाच गाना और कुछ नहीं, खूबसूरत भी है, ऐरे गैरे को अपने घर में दाखिल नहीं होने देती। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, ओए उसका नाम भी तो लो। महाराज उसका नाम दुर्गावती है। यही मेरा टारगेट था। मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया था। मैंने ड्राइवर से पूछा, उसका मकान कहाँ है? वो बोला, महाराज मैं ले चलूंगा आपको। मैंने उठते हुए कहा, चलो अभी चलते हैं। वो मेरी बेताबी देखकर घबरा सा गया। कहने लगा, महाराज दुर्गावती दिन के वक्त ना तो नाच गाना करती है, ना किसी से मिलती है। रात को आपको ले चलूंगा। आज क्या दिन है? मैंने कहा, आज मंगलवार है। क्यों? वो कहने लगा, महाराज इसलिए पूछा है कि दुर्गावती हफ्ते की रात को किसी से नहीं मिलती। क्यों भाई, हफ्ते को उसे कोई बीमारी होती है? हफ्ते को वो क्यों नहीं मिलती? टैक्सी ड्राइवर राजदारी से कहने लगा, महाराज हफ्ते की रात को दुर्गावती का यार उसे मिलने आता है, सारी रात रहता है, अगला सारा दिन रहता है और शाम को जाता है। ड्राइवर की बातों से मेरी मालूमात की तस्दीक हो रही थी। मैंने अनजान बनकर पूछा, ये उसका यार है कौन? मैं उसको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ड्राइवर ने कानों को हाथ लगाकर बोला, नहीं नहीं महाराज, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा अफसर है, सुना है राजगढ़ से आता है, वो भी आपकी तरह सरदार है। टैक्सी ड्राइवर हंसने लगा। मैंने उसका बाजू पकड़कर मरोड़ा और गाली देकर कहा, क्यों अस्ताबे? टैक्सी ड्राइवर मुझसे माफिया मांगने लगा। मैंने उसका बाजू छोड़ दिया और लहजे में रोब पैदा करते हुए कहा, ठीक है, मैं हफ्ते की रात को दुर्गावती के पास नहीं जाऊंगा, मगर आज तो हफ्ता नहीं है, हम आज रात दुर्गाबाई के कोठे पर गाना सुनने चलेंगे। जो हुक्म महाराज। मैं कितने बजे आ जाऊं? 9-10 बजे आ जाना, ये टाइम बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज। और टैक्सी ड्राइवर मुझे प्रणाम करके चला गया। रात को वो मुझे दुर्गावती तवाइफ या नीम तवाइफ के पास ले गया। दुर्गावती का मकान आबादी से बाहर अलग थलग जगह पर वाक़ था। वहाँ इमली और नीम के बड़े दरख्त थे। मकान क्या था? एक पुरानी खस्ता हाल 1 मंजिला कोठी थी, जिसकी बैरूनी दीवारें बारिश और धूप की वजह से काली हो रही थीं। शहन में घास उग रही थी। कोठी की 4 दीवारी की हालत भी बड़ी शिकस्ता थी। बरामदे के सुतून फूलदार बेलों में छुप गए थे। बरामदे के आगे एक चौकीदार स्टूल पर डंडा घुटनों पर रखे बैठा बीड़ी पी रहा था। वो मेरे टैक्सी ड्राइवर को जानता था। ड्राइवर ने उसे कहा, रामू भाई, सरदार जी दिल्ली के बड़े रईस हैं, दुर्गाबाजी से मिलने आए हैं, जरा अंदर खबर कर दो। बरामदे के आगे कमरे का दरवाजा बंद था। एक बल्ब बरामदे के बाहर जल रहा था, जिसकी रोशनी सारे सहन में और दरख्तों में फैली हुई थी। चौकीदार बोला, बाई जी के पास आदमी बैठे हैं, फिर किसी वक्त आना। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर चौकीदार को दिया और कहा, यार नाराज क्यों होता है? दुर्गाबाई से कहो हम थोड़ी देर बैठ कर चले जाएंगे। चौकीदार ने 100 रुपए का नोट सदरी की जेब में ठूसा और तेज तेज कदम उठाकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर से तबले घुंघरुओं की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बड़ी खामोशी छाई हुई थी। ड्राइवर हंसकर बोला, महाराज आपने बड़ा अच्छा किया, मगर 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी? 10-15 से ही ये राजी हो जाता। मैंने कहा, ठीक है। चौकीदार ने अंदर जाकर दुर्गाबाई के आगे न जाने मेरी कितनी तारीफ की होगी कि बड़े रईस सरदार जी हैं, दिल्ली से खास तौर पर मिलने आए हैं। बाहर आया तो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बाई जी तो राजी नहीं होती थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया है, आइए मेरे साथ। टैक्सी ड्राइवर मेरे साथ चलने लगा तो मैंने उसे वहीं रोक दिया। तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। टैक्सी ड्राइवर मायूस सा होकर पीछे हट गया। मैं चौकीदार के साथ एक कमरे में से गुजरकर दूसरे कमरे के दरवाजे के पास आ गया। उस कमरे का दरवाजा बंद था। चौकीदार ने मुझे वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर चला गया। 1 मिनट बाद वापस आया। आइए सरदार जी। उसने दरवाजा खोला। मैं कमरे में दाखिल हो गया। सबसे पहले मुझे हिना के इत्र की खुशबू आई। कमरे में छत के साथ एक फानूस रोशन था। कालीन बिछा हुआ था। दीवार के साथ सोफे लगे थे। ये किसी तवाइफ का कमरा नहीं लगता था। सोफे पर टेबल लैंप के पास एक 20-22 साल की जवान औरत हल्के नीले रंग की रेशमी साड़ी पहने बनी संवरी बैठी हुई थी। उसने सोने के मुख्तसर से जेवर पहन रखे थे। रंग खिलता हुआ था। माथे पर सुर्ख बिंदिया लगी थी।
बहुत खूबसूरत नहीं थी मगर नए नक्श बड़े दिलकश थे। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई।